इतिहास के पन्ने को खोलते हुए प्रादेशिक स्वतंत्रता से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में, समाज के पात्र और पत्रिका रंग के पात्र के बारे में जानकारी देने के लिए मैं इस मंच के तरफ से इतिहास संकलन समिति बीदर संस्था के तरफ से डॉक्टर BC महाबलेश्वर जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। तत्पश्चात मैं अगले सत्र का प्रारंभ करने जा रहा हूं। हमारे जो सर प्रश्न जैसे सुशील पंडित जी का सत्र हो जाएगा। माननीय स्पीकरों से विनती है कि अपने प्रश्न लिख के हमें दे दे, हम आपका उत्तर बराबर देंगे। सुशील पंडित जी का फ्लाइट 4 o'clock यहाँ से डिपार्चर होने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज अपने जगह पे बैठे और अपना प्रश्न लिख के दे दें। ये कोई डिबेट का सेशन नहीं है, आप अपना जिद पे नहीं अड़ सकते। हेलो ಮಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಆರಂಭ नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वाहं प्रार्थये नित्यं विद्या ज्ञानं च देहि नः। आदरणीय सभाध्यक्ष प्रोफेसर महाबलेश्वरप्पा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर बसवराज पाटिल जी, श्रीमती भाग्यश्री जी, प्रोफेसर नीतीश कुमार जी, प्रोफेसर वीर शेट्टी जी, सभागार में उपस्थित माननीय श्री बालमुकुंद पांडे जी, डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी, क्षमा, मेरे परम स्नेही डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, आनंद शर्मा जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ अपने कुछ अनुभव, कुछ विचार साझा कर सकूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपके साथ मैं कन्नड़ में बात करूं, लेकिन बहुत कम सीख पाया हूं। गोत्तिला थोड़ा सा नमस्कार, चेन्नगिरिना, ये सब कुछ दिनों में सीख पाया। भाषण देने लायक अभी हुआ नहीं। मेरा परिचय एक कश्मीरी पंडित के रूप में सामान्यतः किया जाता है। कश्मीर में जो त्रासदी आज से 32 वर्ष पहले हुई, वो क्या थी, अब इस देश को कुछ कुछ पता चला है। इसी वर्ष के आरंभ में एक फिल्म भी आई थी, बहुत लोगों ने देखी, उनको आश्चर्य भी हुआ कि हमें पता क्यों नहीं था ये सब हुआ। यह क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया कि हमसे ये सब छुपाया क्यों गया, ऐसा सब कुछ होने क्यों दिया गया। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जो कुछ हुआ, जो हजारों जघन्य अपराध हुए, हत्याएं हुई, सामूहिक नरसंहार हुए, अपहरण हुए, बलात्कार, दुष्कर्म हुए, घर लूटे गए, मंदिर जलाए गए, इन सब अपराधों का
आज तक कहीं मुकदमा नहीं चला, एक भी अपवाद स्वरूप किसी भी एक भी अपराध का न्यायालय में कोई कोर्ट केस नहीं चला, किसी को दोषी नहीं पाया गया है, किसी को अब तक दंड नहीं मिला, एक भी। और हजारों जघन्य अपराध हुए, छोटे मोटे नहीं, मैं केवल जघन्य अपराधों की बात कर रहा हूं। तो मेरे जैसे कुछ लोगों का जो ये आग्रह कई वर्षों से चल रहा है, वह केवल न्याय दिलाने का नहीं है। न्याय तो खैर मिला ही नहीं है पीड़ितों को। आज तक ये माना भी नहीं गया है कि कश्मीर में हुआ क्या था। कश्मीर में जो हुआ उसको हम जातीय संहार कह सकते हैं, जातीय विध्वंस कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में जेनोसाइड कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस की एक जेनोसाइड डिक्लेरेशन है 1948 की, जिसको प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जेनोसाइड 1948 कहा जाता है। भारत ने एक राष्ट्र के नाते उस पर हस्ताक्षर किए। उसमें 5 कसौटियां दी गई हैं कि किन स्थितियों में किसी त्रासदी को जातीय विध्वंस या जेनोसाइड, नस्ल कुशी कहते हैं उसको फारसी में। उनमें से एक शर्त यह है कि यह किसी एक समुदाय विशेष के साथ होना चाहिए। वह समुदाय भाषा पर आधारित हो, आस्था पर आधारित हो, रंग पर, नस्ल पर, क्षेत्र पर, किसी भी एक डेमोग्राफिक आइडेंटिटी पर यदि आधारित है। एक समुदाय विशेष को यदि निशाना बनाया जाता है उसकी किसी भी एक पहचान के विषय में, और वो निशाना बनाया जाता है उनको मारने के लिए, वो निशाना बनाया जाता है उनको अपने क्षेत्र से उखाड़ फेंकने के लिए, भगाने के लिए, वो निशाना बनाया जाता है उनकी वृत्ति, उनके व्यवसाय, उनके जीवन यापन को, उनकी जीविका को उनसे छीनने के लिए। वो निशाना बनाया जाता है उनसे उनके बच्चे छीन लेने के लिए, ताकि वो अपनी अगली पीढ़ी न बना सके। ये 4 शर्तें हो गई। और वो निशाना बनाया जाता है ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए कि वो समाप्त हो जाएं, वो बचे ही ना। तो उसको जातीय विध्वंस कहते हैं। ये 5 शर्तें, जरूरी नहीं है कि ये पांचों की पांचों शर्तें, इसमें एक भी शर्त पूरी हो तो वो जेनोसाइड होता है, वो जातीय विध्वंस होता है, वो नस्ल कुशी होती है। हम इन 5 में से 4 शर्तें पूरे करते हैं, केवल एक शर्त कि हमारे बच्चे हमसे नहीं छीने गए। आज तक इस देश ने, हमारी व्यवस्था ने, मैं कहीं और दुनिया के किसी अन्य देश की बात नहीं कर रहा हूं, 32 वर्ष हो गए इस घटना को, आज तक इस देश ने इसको जेनोसाइड नहीं माना है। जेनोसाइड का जो कन्वेंशन है, मैंने जिसके बारे में बताया यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट। प्रिवेंट तो हुआ नहीं है। अब पनिशमेंट की बात मैंने जैसा कहा कि उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ, कहीं पे कोई मुकदमा नहीं चला, किसी को दोषी नहीं पाया गया। जो सिग्नेटरी नेशंस थे, जिन जिन राष्ट्रों ने इस पर अपनी सहमति दी थी, इसकी पुष्टि की थी, हमारी संसद ने इस जेनोसाइड कन्वेंशन की पुष्टि 1959 में की, 1959। ये जेनोसाइड कन्वेंशन
48 में भारत की सहमति से पास हुआ, लेकिन हमारी संसद में विधिवत पुष्टि 1959 में आई। और जो पनिशमेंट ऑफ जेनोसाइड है, उसमें यह माना गया कि क्योंकि यह कोई साधारण अपराध नहीं है, जैसे व्यक्तिगत कोई द्वेष दुश्मनी हो तो उसमें कोई अपराध हो जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे समूह, एक समुदाय के साथ एक जघन्य अपराध है। इसके लिए जो सामान्य दंड प्रणाली है, न्याय प्रक्रिया है, वो काम नहीं आती है। इसलिए हर ऐसे देश को जिसने इसकी पुष्टि की है, ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें अपनी दंड व्यवस्था में वो विशेष प्रावधान करने चाहिए जो ऐसे अपराध को दंडित कर सकें। जब संसद ने 1959 में भारत के समर्थन की पुष्टि की, आज इस बात को 63 साल 63 इयर्स हो गए। आज तक हमारी संसद ने इस पर कोई दंड विधान नहीं बनाया, जो एक उत्तरदायित्व आता है, क्योंकि दंड विधान तो कोई भी विधान देश की संसद बनाती है। हमारी देश की संसद ने अब तक 104 संशोधन किए हैं हमारे संविधान में, लेकिन इस विषय में 63 साल से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया है। विधान ही नहीं बना है तो फिर उसके लिए न्याय प्रक्रिया कैसी होगी? और जो हो सकती थी, यानी एक साधारण अपराध के लिए जो न्याय प्रक्रिया है, जिसका प्रावधान है, उसके तहत भी न्याय नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। और इस पूरे कालखंड में 63 इयर्स 63 साल के कालखंड में हमने हर रंग की सरकार देखी, हमने हर दल को, हर गठबंधन को, और जितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक 59 में, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं देश के। तब से अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं हमने सब देखे। हाँ, संसद ने प्रावधान नहीं किया, इसके लिए सभी प्रधानमंत्री दोषी हैं, लेकिन हमारा जो जातीय संहार 1990 में हुआ, तब से 9 प्रधानमंत्री हैं, वो भी हर पार्टी, हर गठबंधन, हर तरह की सरकार, हर रंग की सरकार के हैं। अभी तक इसमें किसी ने कोई रुचि नहीं ली है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसका क्या निष्कर्ष निकालूं। मेरे जैसे लोग ये मान बैठे हैं कि हम दलों को, सरकारों को, नेताओं को छोटे छोटे मुद्दों पर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते देखते हैं, लेकिन इस विषय पर एक आम राय है, एक सहमति है, अघोषित सहमति है कि कुछ नहीं करना है। अगर ये निष्कर्ष निकालें तो क्या अतिशयोक्ति होगी। ऐसा निष्कर्ष निकालने को मन नहीं मानता है, लेकिन मेरे बहुत से साथी ये मान चुके हैं कि ऐसा ही है। मेरा मन इसलिए नहीं मानता है क्योंकि अगर मुझे आशा है तो वो इसी सरकार से है, अगर मुझे अपेक्षा किसी से है तो अब जो नेतृत्व है उसी से है। लेकिन ये आशा, ये उम्मीद, ये अपेक्षा धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि आज भी ये सरकार भी हमें प्रवासी कहती है, माइग्रेंट कहती है। माइग्रेंट वर्ड समझते हैं आप अंग्रेजी में? प्रवासी, जो अपनी इच्छा से अपना घर, अपनी जमीन, अपना परिवेश छोड़ करके चला आता है, कोई पढ़ने, कोई नौकरी ढूंढने, कोई सैर सपाटा करने,
कोई दिल बहलाने, कैसे? हम लोग अपनी मर्जी से नहीं निकले। अपनी मर्जी से छोड़ता है कोई अपना घर, पूरा का पूरा समुदाय हम मार कर, लूट कर, पीट कर, बेइज्जत करके निकाले गए। लेकिन उसकी पुष्टि करना, उसको मान्यता देना, इसको पहचानना जिसकी आवश्यकता थी वो न करके इस पूरे प्रकरण को, इस त्रासदी को दुगना कर दिया गया। ऐसा माना जाता है, जो जेनोसाइड के बहुत बड़े जानकार हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, इस पर अपने अनुभव लिखे हैं, इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया पर उन्होंने अपनी पैनी नजर लगाई है, वो कहते हैं कि एक जातीय विध्वंस का अपराध जब उसकी पुष्टि ना की जाए, उसको मान्यता ना दी जाए, तो उसी अपराध को उस पीड़ित के साथ दोबारा किया माना जाना चाहिए। तो उसका दो बार जातीय विध्वंस हुआ है। A genocide denied is a genocide repeated. ये एक सिंपल सा सूत्र है जो इन 5 लाख से अधिक पीड़ितों के साथ पिछले 32 वर्ष से हो रहा है। मैं जब इसकी चर्चा करता था तो मुझे लोग कहते थे कि देखो भाई, ये तुम कश्मीरी पंडित बोलते हो ना, इस देश में जाति को लेकर बड़ी तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं आजकल, और फिर आप तो पंडित यानी ब्राह्मण हो। ये जातीय विद्वेष और इसको लेकर के आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह ऐसा बढ़ गया है कि बहुत से लोग छिटक जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा हुआ होगा, कश्मीर इतनी दूर और उसके ब्राह्मण पता नहीं कितने छोटी सी संख्या, क्या किया होगा उन्होंने। तो बहुत से लोग सहानुभूति के साथ नहीं जुड़ते हैं, पट जाते हैं। ये जातीय विभेद इतना गहरे उतर गया है हमारी राजनीति में, हमारे सामाजिक परिवेश में, तो इसको अवॉइड कीजिए। मैं कहा ठीक है। हमने कहा देखिए साहब, कश्मीर में जो हिंदू बचे थे, जितने भी हिंदू बचे थे, वो सभी ब्राह्मण थे। अन्य समुदाय समाप्त हो गए, खत्म कर दिए गए, मार दिए गए, उनका धर्मांतरण कर दिया गया, उनको भगा दिया गया। जो बचे, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों का धर्मांतरण नहीं हुआ, वो मारे नहीं गए, वो भगाए नहीं गए, उनका भी बड़ी संख्या में हुआ, लेकिन जितने भी बचे वो सभी ब्राह्मण थे। कुछ 5-6% बचे ही थे। तो कश्मीर का हिंदू समाज यानी कश्मीर का ब्राह्मण पंडित, कश्मीरी पंडित। लेकिन ये किस किस को बताएं, समझाएं, तो हमने कहा चलिए हम खुद को कश्मीरी हिंदू कहना शुरू कर देते हैं। अगर इसी से देश का शेष समाज जुड़ेगा, संवेदनशील बनेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो शब्द कश्मीरी बीच में आता है, कश्मीरी हिंदू कहना शुरू किया, तो अब तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में अगर आप कश्मीर की बात करें तो मन के स्तर पर लगता है कि कहीं सुदूर उत्तर में 2-3 हजार किलोमीटर दूर कोई प्रांत है, उसमें कोई समुदाय है, उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ घटा है, बुरा हुआ, कि क्या कर सकते हैं। करना चाहिए कुछ सरकार को, ऐसा सोच के हम अपने अपने जीवन में लग जाते हैं। हमारी भी अपनी अपनी चुनौतियां हैं सब। तो इन कुछ विषयों पर मैंने कुछ समय सोचा और मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूं। ये कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अनोखा कश्मीर में, कश्मीर के हिंदुओं के साथ घटा आज से 32 वर्ष पहले। तो इसी की बात की जाए, क्योंकि जब मैं देश भर में घूमता हूं और इसकी पृष्ठभूमि में जाता हूं, इसका इतिहास पढ़ता हूं,
हम इतिहास के बारे में बोल रहे हैं ना, इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीयता। जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अपनी राष्ट्रीयता का, अपनी संस्कृति का इतिहास पढ़ता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि ये जो हमारे साथ कश्मीर में घटा, ये तो इस पूरे भूभाग में, पूरे देश में शताब्दियों से अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग आतताइयों द्वारा किया जा रहा है, होता आ रहा है। कश्मीर में जो 1990 में हुआ, वो इस निरंतर होती त्रासदी का केवल एक उदाहरण है, एक कड़ी है। वो सबसे ताजा कड़ी हो सकती है, सबसे ताजा दुर्घटना हो सकती है, लेकिन वो इकलौती दुर्घटना नहीं है। तो ये पहले कब शुरू हुआ? तो इस बात को 1000 साल से भी ज्यादा हो गया है। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया था, उसने सिंध के हिंदू समाज के साथ यही किया था। दाहिर सेंध तब राजा था, उसकी 2 किशोरी बेटियां थीं। उनको उपहार के रूप में बगदाद खलीफा के पास भेजा था, और हमारी महिलाओं, हमारी माताओं, बहनों को बंदी बनाकर मध्य एशिया की मंडियों में बेचा था। उसके बाद जब महमूद गजनी आया, उसने भी यही किया। 17 बार आकर के उसने सोमनाथ तोड़ा, और जब जब आता था वो सर्दियों में, हजारों पुरुषों, स्त्रियों को बांध कर ले जाता था, सैकड़ों हाथियों पर लूट का माल ले जाता था, गजनी ले जाता था। जब मोहम्मद गौरी आया 1192 में, उसने दिल्ली जीती, यही किया। जब तुगलक आया, वो बंगाल तक गया, लाखों हिंदुओं के साथ उसने यही किया। जब सूरी आया, जब खिलजी आया, जौहर हुए राजस्थान, हजारों महिलाएं, चित्तौड़गढ़ में 24,000 महिलाओं ने अग्नि स्नान किया। अग्नि स्नान समझते हैं आप? सुई चुभती है ना आपको, तो कितनी देर तक उंगली दुखती है। जब शरीर जलता है, 7-8 मिनट लपटों में जलने तक भी प्राण नहीं जाते हैं, और उसकी पीड़ा होती है। महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ वो अग्नि स्नान किया, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, और उनके पुरुषों ने साका किया, केसरिया साफा बांधकर शत्रु पर टूटे, जानते थे कि मृत्यु है। कुछ सैकड़ों के सामने हजारों की फौज है, और जो बचे उनके सर काटे गए। जो लड़ भी नहीं रहे थे, जो आम नागरिक थे, जिनके पास हथियार नहीं थे, उनकी खोपड़ियों की मीनारें खड़ी की गईं, दहशत फैलाने के लिए, आतंकित करने के लिए। आतंक शब्द से तो आप परिचित हैं। ये हमारी भाषा में, हमारी शब्दावली में नया शब्द नहीं है। आपने शायद अखबारों में पढ़ा हो, टीवी में सुना हो। हमारे पूर्वजों ने इसको जिया है, सैकड़ों वर्ष जिया है। देश के इस भूभाग में जिया है। अभी निजाम के आतंक की बात हो रही थी। निजाम से पहले बहमनी सुल्तान थे, क्या किया उन्होंने? यही किया। टीपू की बात हो रही थी, क्या किया उसने? यही किया। मालाबार में किया,
मैसूर में, हासन में किया, श्रीरंगपट्टनम में किया। सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़े, लोगों को जबरन कलमा पढ़ाकर धर्मांतरण किया और हजारों की संख्या में हर रोज गर्दनें उतारी। ये सुनी सुनाई बात नहीं, ये उसके दरबार के इतिहासकारों ने लिखा। किस दिन, किस जगह, कहां पर युद्ध हुआ, कितने मारे, इसका पूरा ब्यौरा है। सारे डिटेल्स कैप्चर करते हुए खुद लिख करके, और ये वो क्यों कर रहा है ये भी लिखा। ये हमारी बदकिस्मती थी कि ये हमारे साथ हुआ, लेकिन ये हमारा सौभाग्य था, खुशकिस्मती थी कि जिन्होंने ये सब किया उन्होंने इसको लिख करके हमें दिया। सिंध में जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया वो छछनामा में दर्ज है, पढ़ लीजिए। जो बाबर ने किया वो बाबरनामा में दर्ज है, पढ़ लीजिए। जो औरंगजेब ने किया वो अखबारात औरंगजेब और फतावाए आलमगीरी में दर्ज है, पढ़ लीजिए। जो कश्मीर में शमसुद्दीन अराकी ने किया वो तहफ्तुल अहबाब में दर्ज है, पढ़ लीजिए। जो सुल्तानों ने किया वो बहरिस्तान शाही में दर्ज है, जिज्ञासा हो तो पढ़ लीजिए। जो अकबर ने किया, जो जहांगीर ने किया, जो शाहजहां ने किया, जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा में किया, उसके बड़े बड़े अकाउंट्स हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं। क्यों किया ये भी बताते हैं। तो ये हमारे साथ होता आ रहा है, लेकिन ये हमारी चेतना में से गायब है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, मुझे बहुत इसका आश्चर्य हुआ। मैं अब दिल्ली में रहता हूं, मैं कश्मीर का हूं, लेकिन दशकों हो गए दिल्ली में रहते हुए। और दिल्ली के विषय में, दिल्ली को जानने के विषय में मेरी एक जिज्ञासा थी, कौतूहल था। हम लोगों ने महाभारत देखा टीवी पर, फिर पुस्तकें पढ़ी तो पता चला दिल्ली तो पांडवों ने बसाई थी। वो खांडव प्रस्थ था, जिसको उन्होंने फिर, खांडव प्रस्थ एक वन था, उस वन को साफ करके वहां इंद्रप्रस्थ बसाई। पहली बार दिल्ली में जब मनुष्य बसे तो वो इंद्रप्रस्थ शहर था, यानी महाभारत से पूर्व की, उसी काल की, यानी आज से हजारों साल पहले, कम से कम 5000 साल पहले की बात है। ठीक है, तो ये संस्कृति अक्षुण 5000 साल से चली आ रही है उसी दिल्ली में। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूं कि मुझे दिल्ली के 100 किलोमीटर रेडियस में, यानी दिल्ली से 100 किलोमीटर आप किसी भी दिशा में चले जाइए, 200 किलोमीटर किसी भी दिशा में चले जाइए, मुझे केवल आप एक 100 साल पुराना मंदिर का भवन दिखा दें, सिर्फ 100 वर्ष पुराना, तो आप ढूंढते रह जाएंगे। सिर्फ 100 वर्ष पुराना एक मंदिर का भवन, मैं आपको 800 वर्ष पुरानी एक मस्जिद दिखा सकता हूं, 250 वर्ष पुराना एक गिरजा दिखा सकता हूं। आप मुझे मेरी 5000 साल पुरानी संस्कृति का एक अवशेष नहीं दिखा सकते जो 100 साल पुराना। ये हुआ है हमारे साथ। 800 वर्षों में पहला मंदिर जो दिल्ली में बना वो 1934 में बनना शुरू हुआ, जिसको मंदिर मार्ग पर आज आप देख सकते हैं। उसका नाम बिरला मंदिर है, लेकिन उसका असली नाम लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उसको बिरला जी ने बनाया अंग्रेजों के 1939 में बन के वो समाप्त हुआ। 800 सालों में पहला मंदिर।
क्योंकि मंदिर बनाने पर रोक थी, टूटे हुए मंदिर की मरम्मत करने पर रोक थी। लोग अपनी अपनी पूजा अपने घरों में छुपकर करने लगे। कौन से इतिहास की पुस्तक आपको ये बताती है कि क्या हुआ? हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। अब राष्ट्रीयता पर आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि चलिए 1947 में हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर आजाद हो गए। हमारा अधिकांश जो जनमानस था वो हमारे इतिहास से अनभिज्ञ था। अंग्रेजों ने कुछ उल्टी सीधी पोल पट्टी पढ़ाई, हमारे इतिहासकारों को नहीं पढ़ाया गया, सच नहीं बताया गया। लेकिन जिन लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जो देश भर घूम घूम के आए, जिनको बहुत ज्ञान था, जो नेता थे, जिन्हें बड़ा बोध था, उन्होंने तो गीता पर भी टिप्पणी लिखी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जिनको हम लोग वो बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वो सब बड़े जाने माने अनुभवी पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। इन लोगों ने हमें नहीं बताया। आप जानते हैं इस देश का विभाजन कैसे हुआ? मेरा एक मित्र है चेन्नई में, उसका नाम है गौतमन। वो 15 अगस्त नहीं मनाता, वो 14 अगस्त याद दिलाता है लोगों को और मुझे कार्यक्रम में बुलाता है, क्योंकि उसने कहा कि देखिए 14 अगस्त को इस देश के टुकड़े हुए, जिस भारत माता की हम जय बोलते हैं, उसकी 2 भुजाएं काट दी गई। पश्चिम में वेस्ट पाकिस्तान बना, पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान बना। जो बच गया वो 15 अगस्त को हमको सौंप दिया गया। ये थी हमारी आजादी। अब इसका जश्न मनाएं, इसका उत्सव मनाएं, ये उसका मन कहता है। और मेरे एक और मित्र थे, अब नहीं रहे, वो बंगाल में रहते थे, उनका नाम था तपन घोष। 2 वर्ष पहले कोविड में हमने खो दिया। वो 16 अगस्त याद दिलाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश का बंटवारा करने के लिए जो पहला दंगा कराया गया था वो 16 अगस्त को कलकत्ता हुआ था। उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहें तो आप गूगल कर लीजिए, द ग्रेट कैलकाटा मैसेकर। बस ये 3 शब्द लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि कलकत्ते में क्या हुआ था 16 अगस्त 1946 को। 11 अगस्त को चेतावनी दी जिन्ना ने कि 16 अगस्त तक बात मान लीजिए, क्योंकि इधर कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमारी लाश पे होगा विभाजन, नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होगा। तो उसने कहा देखिए 5 दिन दे रहा हूं, मान लीजिए, वरना डायरेक्ट एक्शन होगा। ये वो जिन्ना था जो पॉलिटिकल लीडर तो था, लेकिन इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौर पे अंग्रेज सरकार ने उस पर कभी कोई वारंट ही जारी नहीं किया था। वो जेल तो क्या जाता है, 1 घंटा कभी जेल नहीं गया। ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर भी हुए हैं, ऐसे ऐसे लीडर भी हुए हैं। तो वो जब धमकी देता है कि डायरेक्ट एक्शन होगा, तो लोगों ने कहा पता नहीं क्या डायरेक्ट एक्शन होगा। हो सकता है हड़ताल करे, रास्ता रोके, हो सकता है कोई प्रोसेशन हो, मुजाहिरा हो। जब 16 अगस्त आया, शुक्रवार का दिन था, दोपहर की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले। उनके हाथ में बड़े बड़े कसाइयों वाले छुरे थे, बल्लियां थी, कुछ के हाथ में बंदूकें थी, और उन्होंने एक सामूहिक नरसंहार शुरू किया कलकत्ते में। तो 4 दिन चला, हजारों लाशें बिछ गई। जो मार रहा था उसको पता नहीं था कि मैं किस वजह से क्यों मार रहा हूं, किसको मार रहा हूं, और जो मर रहा था वो जानता नहीं था कि उसका कसूर क्या है। लेकिन ये हिंसा का तांडव हुआ और उसके बाद ऐसे दंगों की झड़ी लग गई
जिन लोगों ने कहा था कि हमारी लाश पे होगा विभाजन, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कहा जान छोड़ो पाकिस्तान लो। करीब 20 लाख लोग 8 महीने के अंदर मार दिए गए। लोग कहते हैं ना कि साहब जूइश होलोकॉस्ट 60 लाख लोग मारे गए, वो तो बड़ा था। 60 लाख लोग 8-9 वर्षों के अंतराल में मारे गए। 20 लाख लोग 8-6 महीनों में मार दिए गए। अगर आप रोज की एवरेज औसत निकालें तो 25,000 लोग रोज मारे गए इस देश में। कितने? 25,000 लोग। आज हमको एक ढंग की किताब नहीं मिलती है जो बताए हमें कि उस दौर में क्या हुआ, ये देश कैसे बटा, किसने क्या किया, किसने क्या सहा। इस पर लीपापोती होती है। जूइश होलोकॉस्ट पर आज भी फिल्में बनती हैं, आज भी शोध होते हैं, आज भी किताबें लिखी जाती हैं, लिटरेचर छपता है, पोएट्री होती है, एग्जीबिशंस लगती हैं, होलोकॉस्ट म्यूजियम्स हैं। इस देश के पार्टीशन पर कुछ हाथ में गिने जाने लायक राजनेताओं ने 50 में जब पाकिस्तान बने, अब 3 साल हो गए थे, लोग अभी भी मारे मारे घूम रहे थे। कोई बेटी को तलाश रहा था, कोई बाप को तलाश रहा था, कोई माँ को ढूंढ रहा था, कोई सोचता था कि मैं नाहक चला गया उधर, मुझे वापस चले जाना चाहिए। कोई सोच रहा था मैंने शायद गलत फैसला किया, मैं नहीं गया, मुझे अब चले जाना चाहिए। तो लियाकत अली खान जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान मांगा था, मुस्लिम लीग ने कहा था कि देश का मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, उनको अलग मुल्क चाहिए। यही कहा था ना मुल्क जिन्ना ने, यही कहा था मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, ये साथ नहीं रह सकते। और लियाकत अली खान आके नेहरू से कहते हैं कि साहब ये रोकिए, आपके देश से तो मुसलमान आए चले जा रहे हैं, आए चले जा रहे हैं, मैं इनका क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा, कहाँ बिठाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा। नेहरू जी ने कहा चलिए, हम भी अपने देश के मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप यहीं रहिए, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपका ध्यान रखेंगे। आप भी नहीं चाहते कि वो आए, तो आइए साइन कर लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत से सिख और हिंदू चले आ रहे हैं। पहले उन्होंने सोचा था कि कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूँ, मुझे एक मेरे मित्र हैं, परिवार लाहौर में रहता था। उन्होंने कहा कि मेरे दादा से जब मेरे पिता ने या मेरे परदादा से सब मेरे दादा ने कहा कि भाई हालात खराब हैं, चलना चाहिए, तो उन्होंने एक सूझबूझ भरा उत्तर दिया जो उनका अनुभव कहता था। उन्होंने उत्तर दिया, देखो भाई, हमने आज तक दुनिया में राजा बदलते देखे हैं, प्रजा नहीं बदलती है। कुछ नहीं होगा, आप रुकिए, यहाँ बहुत होगा, राज बदल जाएगा। बदलता है पंजाब। लेकिन जब राज बदला और राज के साथ मिजाज बदला तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिला। अपने हाथों से अपनी महिलाओं के कत्ल करने पड़े उनको। और इन परिस्थितियों से हमारे देश का नेतृत्व अनभिज्ञ नहीं था। लेकिन एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, 8 अप्रैल 1950 में हुआ। उसमें यह कहा गया पाकिस्तान से कि आप हमारे हिंदू सिखों को वहां संभालिए, हम यहाँ पर मुसलमानों की सेवा करेंगे, उन्हें संभालेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। तो लियाकत अली ने कहा बहुत बहुत बढ़िया है। अब आप देखिए, आप किसके हवाले कर रहे हैं हिंदुओं और सिखों को? कांग्रेस का तो आग्रह था कि हम हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह सकते हैं, देश बांटने की जरूरत नहीं है। तो उनकी तो विचार में, आइडियोलॉजी में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मुसलमान को कोई खतरा हो इस देश में। लेकिन मुस्लिम लीग का हिंदुओं और सिखों के प्रति क्या रवैया था, ये इन्होंने द ग्रेट कैलकाटा किलिंग से लेकर जो हजारों दंगे हुए देश में साल भर, उसमें जतला दिया था। और पाकिस्तान बनने के बाद 3 साल में भी बतला दिया था कि वो क्या कर रहे हैं वहां हिंदू सिखों के साथ।
इसके बावजूद आप एक पैक्ट साइन करते हैं जिसमें पाकिस्तान को कहते हैं कि अब आप हिंदुओं और सिखों का ध्यान रखेंगे। बिल्ली को कहते हैं कि दूध की रखवाली करना। आज उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका क्या नतीजा है? 1951 के सेंसस में पाकिस्तान के 1951 के सेंसस में वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की संख्या 21% थी। कितनी? 21%। ये विभाजन के 4 वर्ष बाद हुआ है सेंसस, मतलब जब लोगों का आना जाना भी बंद हो गया, क्योंकि उसके बाद बॉर्डर क्लोज कर दिए गए 4 अप्रैल 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद लोगों का आना जाना रोक दिया गया। तो 51 में 21% जनसंख्या थी। 2011 के सेंसस में वो घटकर 1.5% से कम रह गई है। 21% से घटकर 1.5%। इसको कहते हैं जेनोसाइड। क्या किया हमारे देश ने, हमारे देश के नेतृत्व ने? आज तक इस पर एक शिकायत नहीं की है। आज तक इस पर एक चिंता जाहिर नहीं की है। इस पे कोई कदम उठाना तो बहुत दूर की बात है। बांग्लादेश में उसी 1951 के सेंसस में, जो तब ईस्ट पाकिस्तान था, 31% थी जनसंख्या। मैं आपको बताऊं, जो कंबाइंड बंगाल था, जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं अंग्रेज के अंतर्गत, 1941 के सेंसस में मुसलमान की जनसंख्या 54% थी और हिंदू लगभग 46%, 45% थे। आधा प्रतिशत लगभग चकमा बुद्धिस्ट थे जो चिटगांव हिल ट्रैक्स में रहते हैं। 1951 के नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद, 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद 1951 में ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं की, बौद्धों की जनसंख्या 31% थी, 31%। आज 8% भी नहीं बची। इसको कहते हैं जेनोसाइड। ये वही भारत मां के बच्चे हैं जो पीछे छूट गए। इन्होंने नहीं मांगा था पाकिस्तान, इन्होंने नहीं मांगा था बांग्लादेश। इनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, इनको समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। इनको पता ही नहीं था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है भविष्य में। लेकिन जो देश के कर्णधार थे, जो देश का नेतृत्व था, उसने एक पैक्ट साइन किया और उसको बहाना मिल गया कि हम आंखें मीच लें, पीठ फेर लें, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। ये कल मरते हो आज मरे। ये काम किया है हमारे नेतृत्व ने। जो पीछे छूट गए। और ये ऐसा नहीं है कि ये तब की बात थी। आज पाकिस्तान में हर साल 1000 बच्चियां, अर्ली टीन्स, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष की बच्चियां अपहृत कर ली जाती हैं। हर साल 1000, यानी हर रोज लगभग 3 औसतन। उन्हें जबरदस्ती कलमा पढ़ाकर उनकी आयु से 4, 5, 6 गुना ज्यादा बड़े किसी प्रौढ़ या बूढ़े के साथ, जिसकी पहले से बीवियां और बच्चे हैं, ब्याह दिया जाता है। आपको याद दिलाऊं, जेनोसाइड कन्वेंशन में कहा था कि बच्चे छीन लिए जाएं जिनके, कहा था। इसे कहते हैं जेनोसाइड। 2, 4, 8, 10, 100, 200 नहीं, 1000 हर वर्ष। बांग्लादेश के एक डेमोग्राफर हैं, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो कहते हैं 600 हिंदू गायब हो रहे हैं हर रोज बांग्लादेश से। 600। और अगर ये चलता रहा तो 2050 तक बांग्लादेश में हिंदू ढूंढने को नहीं मिलेगा। क्या किया हमने? 0। अगर आप में से मुझे कुछ लोग याद दिलाएं कि नहीं, हमने एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
मैं उसे खानापुरी भी नहीं मानता। क्यों? उसमें प्रावधान है कि जो रेफ्यूजीज 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से किसी तरह जान बचाकर हमारे पास आए हैं, लेकिन वीजा लेकर, पासपोर्ट पर, चोरी छुपते छुपाते नहीं, बिल्कुल वैधानिक तरीके से भारत में प्रवेश करके आए हैं और यहाँ पड़े हुए हैं वीजा एक्सटेंशंस लेकर, उन्हें 11 वर्ष इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो 5 वर्ष अगर रह चुके हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं नागरिकता के लिए। यानी 14 अगस्त 2014 31 दिसंबर से पहले जो आ गए हैं, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 12 दिसंबर 2019 को, तो यानी 5 वर्ष हो गए थे। उन्होंने कहा कि बस 5 वर्ष हो गए, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसको अनुमोदन किया। उन लोगों पर लागू होता था जो 2014 31 दिसंबर से पहले भारत आ गए हों। उन पे लागू नहीं होता जो आज भी वहां सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं। लेकिन गजब की खबर यह है कि अभी अगले महीने, बस 1 महीने बाद 3 वर्ष हो जाएंगे इस प्रावधान को हमारे संविधान में आए हुए। इस प्रावधान के तहत एक भी शरणार्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं, तो ये इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। अभी 6ठी एक्सटेंशन मिली है हमारी होम मिनिस्ट्री को, और हमारे होम मिनिस्टर से पूछा जाए कि ये क्या बात है भाई, क्यों नहीं कर रहे? ये तो वैसे ही बहुत टोकन सा स्टेप था, बैरली कुछ 2-4 हजार लोगों पर भी लागू नहीं होता, लोगों पर लागू होता है जो पहले से ही भारत में है। उनका जवाब है कि वो वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड का, वो पूरा हो जाए तो करेंगे। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई वैक्सीनेशन चल रहा था तो आपने बंगाल के भी चुनाव करा लिए, वैक्सीनेशन चल रहा था आपने उत्तर प्रदेश के भी चुनाव करा दिए, वैक्सीनेशन चल रहा है आप अभी गुजरात के चुनाव करा रहे हैं, आप हिमाचल के चुनाव करा रहे हैं, आपने कुंभ करा लिया वैक्सीनेशन में। तो ये रूल्स बनाने का काम ब्यूरोक्रेट के, किस ब्यूरोक्रेट के आड़े आ रहा है वैक्सीनेशन के? ये पाखंड हो रहा है, ये पाखंड हो रहा है। और मैंने बीच में अफगानिस्तान का नाम लिया, मैं आपको याद दिलाऊं, पिछली 25 सितंबर को यानी लगभग 40 दिन पहले अफगानिस्तान से एक फ्लाइट 54 हिंदू सिखों को लेकर दिल्ली उतरी। अफगानिस्तान ने उन्हें भारत भेज दिया कि यहाँ इनकी जरूरत नहीं। अब वहां गिनती के 42 बचे हैं, 42। यानी पूरे उस देश में आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितने हिंदू सिख बचे हैं। 2 वर्ष पहले उन्होंने जलालाबाद, कंदहार और काबुल के 4 गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप भारत भेजे थे कि अब हम इनकी गारंटी नहीं ले सकते, इन्हें ले जाइए यहाँ से। ऐसा वो देश कर रहा है जो भूखमरी के कगार पर है और जिसको भारत आज हजारों टन खाद्यान्न देता है मुफ्त। यहां से खाद्यान्न मुफ्त जाता है, वहां से हिंदू सिख पैक होकर के रिटर्न गिफ्ट में आते हैं। इसको कहते हैं नस्लकुशी। ये हमारी राष्ट्रीयता के साथ हो रहा है, ये हमारी संस्कृति के साथ हो रहा है, और ये जो हम इतिहास जी रहे हैं अभी वर्तमान में, ये कहीं दर्ज नहीं है, किसी को बताया नहीं जाता, कोई इसका संज्ञान नहीं लेता। हाँ, हमें ये जरूर बताया जाता है कि हम सबका डीएनए एक है। डीएनए तो हमारा और पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी एक है, सिर्फ इस भारत का थोड़ी, क्योंकि कल तक तो वो भी हमारा ही हिस्सा थे। वैसे डीएनए एक किसी का नहीं होता। जब किसी शव की शिनाख्त नहीं होती ना तो उसका डीएनए लिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए यूनिक होता है। लेकिन अगर मंतव्य ये है कि जीन पूल एक है, तो जिसमें
बेसिक सिमिलैरिटीज डीएनए पैटर्न की, जो प्रोटीन पैटर्न है, उसकी वजह से हम एक डीएनए जीन पूल में से निकलते हैं, तो चलिए वो मान भी लिया जाए, लेकिन उससे होता क्या है भाई? सर तन से जुदा होना बंद हो जाता है। संकट मिट जाता है। हम आंख मीच लें, आप किसी को हिंदू कह दें तो वो हिंदू हो जाता है। आपके आग्रह कर लेने से क्या होता है? हिंदू वो है जो अपने आप को हिंदू समझता है। वो हो भी, देखिए हम में से ऐसे बहुत से हैं, हिंदू नाम है, और मुझे आए दिन लोग कहते हैं कि भाई आपके बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं, देखो क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये कोई विशेष गुण यहाँ नहीं है। हम में से बहुत से हिंदू हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि यार ये कैसा हिंदू है। क्योंकि हिंदू होना क्या है ये उन्हें आप समझाते रहिए, वो आपको उल्टा समझा देंगे। तो हम ये किस भ्रम में जी रहे हैं? कौन सी भ्रांति पाले हुए हैं? हिंदू वो है जो स्वयं को हिंदू मानता है। सावरकर जी ने कहा था कि 3 क्राइटेरिया हैं, और उसमें पूजा पद्धति कोई क्राइटेरिया नहीं है, ईश्वर कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 3 कसौटियां हैं। एक, जो इस देश को अपनी मातृभूमि माने कि ये राष्ट्र, ये भूमि, ये धरती मेरी मां है। 2, जो इस देश को अपनी पितृभूमि माने कि ये मेरे पूर्वजों की जगह है, मैं इसकी परंपरा का हिस्सा हूं, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, इसके ज्ञान बोध का अंश हूं, वो माने, इसे अपनी पितृभूमि माने। और तीसरा, जो इसे अपनी पुण्य भूमि माने। पुण्य भूमि केवल तीर्थ नहीं होता, पुण्य भूमि यानी मेरे जीवन का जो योगक्षेम है, जो उद्देश्य है, वो इस भूमि में निहित है। मेरा जीना, मरना, फलना, फूलना यहां के लिए है। मेरा पूरा सामर्थ्य, ज्ञान, कौशल यहां के लिए है। केवल ये 3 क्राइटेरिया। फिर वो किसी भी ईश्वर को माने, किसी भी मान्यता को माने, किसी भी तरह की पूजा पद्धति करे, वो हिंदू है। क्योंकि हमारे आस्था में कोई एक ईश्वर, कोई एक ग्रंथ, कोई एक पद्धति नहीं है। ये संस्कृति की विशेषता है। हम कहाँ खो गए? हम सबको हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने के लिए आतुर हैं। जो नहीं कहता खुद को, उसको भी हमारे आग्रह करने से वो हो जाएगा। हम कहते हैं उन्होंने अपने पूर्वज नहीं बदले। भाई कोई चाह के भी पूर्वज बदल सकता है क्या? आप बताइए, आप अपना पूर्वज बदल सकते हैं? चाह के भी नहीं बदल सकते। तो जो वो बदल नहीं सकते, उसका श्रेय क्यों दे रहे हैं? यदि उन्हें उन पूर्वजों के होने पर ग्लानि हो, अपराध भाव हो, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं उन्हें अपना पूर्वज, तो आप कैसे मनवा लेंगे? वो बदल न भी पाए, लेकिन अगर उनका पूरा जीवन ये सिद्ध करने में बीत रहा हो कि वो जो करते थे वो गलत था, मैं उसे सुधारने बैठा हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? कौन सा भूलापन है? खासकर उनमें जो हमें संगठित करने निकले, हमारी सुरक्षा के लिए हैं, हमें आने वाले संकटों के लिए तैयार करने के लिए। वो हमारे शत्रुबोध को, संकट बोध को क्यों कुंद करने पर तुले हैं?
वो क्यों इतिहास तरोड़ मरोड़ रहे हैं? वो क्यों नहीं हमें बताते कि पिछले 1000 साल से इस देश में 25 करोड़ जाने गई हैं हिंदुओं की अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र की रक्षा में। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि ज्यादा संख्या है, 40 करोड़ संख्या है कम से कम। कंपटीशन लगता था, मीनार किसकी ऊंची होगी हिंदू खोपड़ियों की, लिख करके गए हैं ये सब। तो वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, लिबरल्स ने लिखा होगा झूठा इतिहास। हमारा योगदान क्या है? हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोलना चाहते हैं। श्रीलंका में 2009 में ये देश चुनावों के बीच में था, लोकसभा चुनाव चल रहे थे। 9 मई को या 8 मई को शायद प्रणब मुखर्जी तो तब के विदेश मंत्री थे और एम के नारायणन जो तब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, फटाफट उड़ के कोलंबो पहुंचे ये कहने के लिए राजपक्षे को कि थामो थामो थामो, अभी मत मारो। क्यों भाई क्यों? भारत में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु को 11 को वोट डालना है। वो जब ये सुनते हैं कि वहां पर तमिलों का नरसंहार हो रहा है, वो तो हमारे गले पड़ जाएंगे। कैसे जीतेंगे हम चुनाव? राजपक्षे मान गया तो उन्होंने करुणानिधि को बताया कि वो मान गया है। करुणानिधि ने कहा वेरी गुड, मैं कल सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट के बाद आमरण अनशन पे बैठूंगा और 12 बजे लंच से ठीक पहले उठ जाऊंगा। और ऐसा उसने किया। उन्होंने कहा आप घोषणा मत कीजिए, मुझे बैठने दीजिए, जब 12 बज जाए आप मुझे बोलिएगा कि ऐसा रोक लिया है हमने श्रीलंका में। तो मैं कहूंगा ठीक है, देखिए मैं तमिलनाडु को बोलूंगा कि मेरे आमरण अनशन पर बैठते ही इस देश की सरकार ने देखिए वहां पे रोक दिया। 16 मई को जब नतीजे आने थे, अभी शुरुआती रुझानों के बारे में टेलीविजन पर चर्चा शुरू हुई थी। तमिलनाडु से पिक्चर्स टीवी स्क्रीन्स पे आने लगी। मरा हुआ प्रभाकरन, उसका 13 साल का बेटा जिसकी खोपड़ी उड़ गई थी, जिसकी शरीर पर यातना के निशान थे, साफ लगता था कि उसको पहले पकड़ा है, पीटा है, मारा है और फिर उसको कस्टडी में मारा है। हेलीकॉप्टर शॉट्स मिले हमको देखने को कि बीच पर, एक समुद्र तट पर हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, निरपराध, निहत्थे घेर कर घुटनों तक के पानी में उतार दिए गए हैं। वो और पीछे नहीं जा सकते क्योंकि समुद्र है और आगे से आर्मी आ रही है इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करती हुई, लाइक हंटेड एनिमल्स they were cornered। उसको कहते हैं जेनोसाइड। जब वीडियो क्लिप्स पूरे देश में घूम रही थी कि कैसे नंगे शव पटके जा रहे थे ट्रक के अंदर, जैसे गार्बेज बैग्स, कूड़े के ढेर इकट्ठा किए जाते हैं ट्रक में, और हंस रहे थे वो राक्षसी सैनिक। ये हिंदू थे, तमिल हिंदू थे। ये हमने होने दिया। आज तक किसी पर वॉर क्राइम्स का मुकदमा नहीं चला है श्रीलंका में। आज तक बंगाल में, बांग्लादेश में जो 1971 में वॉर क्राइम्स हुए, 15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी ने सिस्टमैटिक रेप किया लाखों का, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस को वहां अबॉर्शन क्लिनिक्स चलाने पड़े। और जब अबॉर्शन क्लिनिक्स पे काम नहीं चला तो इन रेप से जो नवजात शिशु उत्पन्न हुए थे उनको यूरोप में एडॉप्शन के लिए हजारों की तादाद में देना पड़ा। उस क्राइम के लिए आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। इस देश ने नहीं मांगी न्याय व्यवस्था उन लोगों के लिए। शेख हसीना ने पिछले 4-5 साल पहले जमाते इस्लामी के कुछ लोगों को
ट्राइब्यूनल्स चलाकर सजा दी, मुझे ठंडक पड़ी। मुझे लगा कि बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था मेरे देश की न्याय व्यवस्था से कम अच्छी सिद्ध हो रही है। यहाँ 70, 65 साल के वो लोग जिन्होंने जवानी के दिनों में अपने वो कुकर्म किए थे, उनकी सजा पा रहे थे। लेकिन मेरे देश में सैयद अली शाह गिलानी 94 साल की उम्र में आराम से बिस्तर पर सोता हुआ चैन की नींद में मरा। कोई सजा नहीं मिली, किसी को कोई सजा नहीं मिली और ना मिलेगी। हिंदू हनन के इस इतिहास को कौन लिखेगा? कौन दुनिया के पटल पर रखेगा? कौन न्याय मांगेगा? कौन इसको सबसे पहले इसके लिए मान्यता मांगेगा, इसकी पुष्टि मांगेगा? जिन्होंने जौहर किया, जो मारे गए, वो तो अपनी कहानी आकर बोल नहीं सकते। वो हमारे पूर्वज थे। जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जुबान को क्यों लकवा मार जाता है? तो चुनौती हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करने की है और उस राष्ट्रीयता के साथ खड़े होने की है। हमारी राष्ट्रीयता चुनावी गठजोड़ जमा जोड़ में न उलझ जाए, सत्ता साधने का उपकरण न बन जाए, इसकी चिंता कौन करे? ये कुछ प्रश्न हैं मैं जो आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। मेरा केवल इतना आग्रह है, हम लोग साधारण नागरिक हैं तो सोचते हैं कि हमारे बस में क्या है। इस देश में जो एक समानांतर नैरेटिव खड़ा हुआ है पिछले 8-10 सालों में, वो सामान्य नागरिकों ने खड़ा किया है। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने नहीं किया है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया है, इस देश के एकेडेमिया ने नहीं किया है, इस देश के मीडिया ने नहीं किया है, सोशल मीडिया ने किया है, जिसमें साधारण नागरिक हैं। जो आप जैसे घरों में रहते हैं, आप जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके पास कोई बहुत बड़ी धन संपदा नहीं है, कोई बहुत बड़े संगठन नहीं है, लेकिन जो पाखंड नहीं करते हैं और जिन पर सर्तन से जुदा होने के फतवे लगा दिए जाते हैं। लेकिन यदि हमें एक सभ्यता के रूप में बचना है, इस देश के 65 से ज्यादा जिलों में आज हिंदू जनसंख्या घट कर कट कर नगण्य हो गई है। आपके इस राज्य भटकल में समुद्र के किनारे एक शहर है, 95% से ज्यादा जनसंख्या नॉन हिंदू है, कर्नाटक। मैं अभी तमिलनाडु से आ रहा हूं, आम्बूर, रामनाथपुरम, हालत खराब है लोगों की। इस देश का आप एक राज्य बताइए, मैं आपको वहां के जिले बता दूंगा जहां ये स्थिति है। ऐसी ही स्थिति जैसी पाकिस्तान में हिंदुओं की है, बांग्लादेश में हिंदुओं की है, अफगानिस्तान में हिंदुओं की है, वही स्थिति असम में, बारपेटा में, ग्वालपारा में, नौगांव में, धुबरी में है, बिहार के अररिया में, खगड़िया में, किशनगंज में, पूर्णिया में है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में है, 24 परगना में है, मालदा में है, उड़ीसा के भद्रक में है, बालासोर में है, केंद्रपारा में है, उत्तर प्रदेश के कैराना में है, संभल में है, सहारनपुर में है, मुजफ्फरनगर में है, राजस्थान के टोंक में है, गुजरात के भरूच में है, महाराष्ट्र के मालेगांव में है, भिवंडी में है, मुंब्रा में है, अहमदनगर में है। आप लिखते लिखते थक जाएंगे। इस देश में 500 और कश्मीर फूट पड़ने को तैयार है। ये हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती है। कितनी लीपापोती होगी, कितना पाखंड होगा और कब होगी तैयारी आत्मरक्षा की और इस देश की राष्ट्रीयता के साथ खड़े होने की। ये कुछ प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ जा रहा हूं। आपने बहुत धैर्य से सुना, मैंने न चाहते हुए भी बहुत समय लिया। आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1990 का जो कश्मीर पंडितों के साथ हुआ और इतिहास के पन्नों में दर्ज जो घटनाएं थी उनके बारे में जिक्र करते हुए, हेलो मानव अधिकारों के बारे में बात करते हुए आज के जी कश्मीरी हिंदू श्रीमान सुशील पंडित जी का मैं मंच के तरफ से और संघ के तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस एक सत्र के अध्यक्ष के रूप में विराजमान प्रोफेसर भाग्यवती, मैं इनको निवेदन करता हूं कि इस सत्र का अध्यक्षीय भाषण दें। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BG ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸುಶೀಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DC ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ, ತಾಯಿನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಸುದೈವಕಂ ಕುಟುಂಬಕಂ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿನಾಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಅದರರ್ಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಜನಜೀವನವನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ರಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರಿ, ಆಧರಿಸಿರಿ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸತ್ಯಕಥೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 323ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಯೋಚನೆ ಬರೀತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತನಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಗುರುವರ್ಯ, ನಾನು ಭರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನೋ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಲ್ಲ, ಭರತ ಖಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಅಹಮ್ಮಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ ಗುರುವರ್ಯ, ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮಗಾಗಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದಂತಹ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾಲನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ. ಮುತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ರತ್ನಗಳ ಒಂದು
ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಿನಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಎದುರು ಸುಣ್ಣಾದ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದಂತಹ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವೈಭವದ ಆಶೆ ಒಡ್ಡದನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುರುವರ್ಯ, ಏನೋ ಆವೇಶದ ಭರದಲ್ಲಿ ಭರತಖಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವೆನೆಂಬ ಆವೇಶದ ಭರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಭರತಖಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಏನನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ನನಗಾಗಿ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಗಾಜಲದ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳಲು ಹಾಗೂ ಆ ದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀನು ನನಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ನಗು ಬರ್ತದೆ. ಏನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಂತಹ ಮಣ್ಣಿಲ್ವೇ? ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ನೀರಿಲ್ಲವೇ? ಗಂಗಾ ನದಿ ಇಂಥ ನೀರಿಲ್ಲವೇ? ಕೊಳಲಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲು. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿಮ್ಮಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತಿದ್ದುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕೇಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೀಗೆಳೆದು ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಡ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವು. ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಂತೆ ಅಲ್ಲ ಭರತ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣು, ಬೇರೆ ದೇಶದ ನೀರಂತಿಲ್ಲ ಗಂಗಾಜಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಂತಹ ಕೊಳಲಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಗವಂತನ ಆತನ ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ನಾದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಳಲು. ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸೀಮೆ, ವಾಯುವ್ಯ ಗಡಿ ಸೀಮೆಯ ಮೇಲೆ ಖೈಬರ್ ಮತ್ತು ಬೋಲಾನ್ ಅನ್ನೋ 2 ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರಸ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೋರಸ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸೇನಾನಿಗಳು ಎದುರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೋ ಝೇಲಂ ನದಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೋರಸ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲೇ ಆತನ ಸೈನಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಸಹಮತವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಾದವು. ಈ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌರಸ್ನ ಪೌರುಷ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭರತ ಭೂಮಿಯ ಜನರ ಒಂದು ಶೌರ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸೈನ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸಹಮತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಗುರುವಿಗಾಗಿ 4 ವಸ್ತುಗಳು ತರೋದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಭರತ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕರಲಿಕ್ಕೆ ಸೇನಾಪತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾವೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ ಸೇನಾಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಶೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಹುಡುತ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ರಾಜ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ವೈಡೂರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೇನಾಪತಿ ಅಂದಾಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಮಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆದರಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇನಾಪತಿ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಅವಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಭರತ ಮಾತೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀನೇ ಧನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭರತ ಖಂಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದನು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಸತ್ಯಕತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯದ ಧರ್ಮ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದರೂ 50 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆ ಇಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲದ ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರಗಳವ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. इस सत्र के अध्यक्षीय भाषण के लिए आपका धन्यवाद। अभी अंततः इस सत्र का हम समारोह करेंगे। आज के इस सत्र के विशेष उपन्यास के तौर पर आमंत्रित और अपना उपन्यास देने के लिए मैं डॉक्टर BC महाबलेश्वर जी का इस मंच की तरफ से और भारतीय इतिहास संकलन समिति बीदर के तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ और एक उपन्यास जो हमसे जुड़े हुए हैं श्रीमान सुशील पंडित जी का भी मैं यहाँ पे आप सभी के तरफ से, मंच के तरफ से, अपने व्यक्तिगत रूप से मैं आभार प्रकट करता हूँ और इस सत्र के उपन्यास के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के इस सत्र के अध्यक्ष के तौर पर विराजमान डॉक्टर बसवराज पाटिल अस्तूर जी का भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। प्रोफेसर भाग्यवती जी, मैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। प्रोफेसर विजय लक्ष्मी जी का भी मैं इस मंच की तरफ से, आप सभी की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और यह सत्र यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। इसके साथ समारोह कार्यक्रम का जो एंकरिंग है वो प्रोफेसर शीला मैम करेंगे। धन्यवाद। ಸಮಾರಂಭ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಶೀಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳೋದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸತ್ಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕಂಕಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ BC ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಬಿರಾದರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. सभी को संध्या वंदन और सबका अभिनंदन। भारतीय इतिहास संकलन समिति बीदर की ओर से आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय विचार संकिरण भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीयता
कि इस अर्थपूर्ण और भव्य समारोह के आज हम सब साक्षी बने हैं। यह हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। आज के समारोह के उद्घाटक और समारोह के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और इस समारोह में उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी, संगठना मंत्री, अखिल भारत इतिहास संकलन योजन, नई दिल्ली। आपका मंच पर स्वागत है। भारतीय इतिहास संकलन समिति बीदर के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शिव कुमार उप्पे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और समारोह में उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शिव कुमार उप्पे सर। डॉक्टर शिव कुमार उप्पे जी, अध्यक्ष भारतीय इतिहास संकलन समिति बीदर, मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और समारोह में उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी, संगठन मंत्री, अखिल भारत इतिहास संकलन योजन, नई दिल्ली, जिन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और इतिहास पुरुष के बारे में अपने विचारों को उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत किया। मैं एक बार फिर आदरणीय बालमुकुंद पांडे जी से सविनय निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें।